हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि जो ग्रामीण समाज है उसकी क्या विशेषताएं, क्या खासियत होती है, उस पर ये चैप्टर है। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और डिफरेंट कमेटीज़ जो बनाई गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन कौन सी हैं, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दे रखी है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है, अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, जीवी के राव कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, एलएम सिंघवी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, जो है ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप रूरल बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं और इस लेक्चर से अगर आपको जो है मान लीजिए क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो यकीन मानिए कि पेपर बहुत टफ जो है सेट किया गया है। अगर टफ पेपर नहीं सेट किया जाएगा, टफेस्ट नहीं सेट किया जाएगा, तो इस लेक्चर से बगैर क्वेश्चन पूछे पेपर बन ही नहीं सकता है। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पर्टिकुलरली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। लोकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, लोकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो लोकल स्तर पर जो ढांचा होता है उसकी बात करें तो लोकल इंस्टीट्यूशन, मेजर लोकल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज आर ग्राम पंचायत एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो जो बड़े लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े स्तर के, वो ग्रामीण एरिया में कौन कौन से हैं। एक तो ग्राम पंचायत है और दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। इसको हम किसी और चैप्टर में मतलब जो है कवर करेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे वहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में, और ग्राम पंचायत यहाँ पर हम पूरी तरह से मतलब जो है कवर करने वाले हैं। ओके, तो लोकल इंस्टीट्यूशन, मेजर लोकल इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया में दो हैं, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन ये वाला जो है हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं सेटअप ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, इसको कहीं कहीं पर PRI भी लिखा जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ध्यान रखिएगा। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सेटअप की बात हो रही है। अ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज। ठीक है, तो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब 3 लेवल हैं यहाँ पर, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। ठीक है, यहाँ पर आता है आपके गांव, विलेज, यहाँ पर आपका आता है ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं ना कि ब्लॉक चले जाइए आपका ये काम हो जाएगा, और यहाँ आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। 3 टायर डिटेल में चर्चा है, इसी बारे में ही पूरी चर्चा ही है, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पहली बात यह ध्यान रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम में कितने टायर का स्ट्रक्चर है, 3 टायर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में जो लागू, उसमें कितने टायर हैं, तो देयर इज 3 टायर स्ट्रक्चर। ओके, तो 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? ग्रामीण विकास, गाँव का विकास करना ही इनका एम है। द एम ऑफ पंचायती राज इज टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट, जोन्स एंड विलेजेस। जोन का मतलब वही ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य है डेवलप करना लोकल सेल्फ गवर्नेंस से गवर्नमेंट बोल दीजिए, मतलब लोकल स्तर पर सेल्फ गवर्नेंस जो है डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप में खुद ही मैनेज हो जाए, खुद ही उसकी गवर्नेंस चल जाए, खुद ही उसका गवर्नमेंट का काम होता रहे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, जोन लेवल पर भी और ब्लॉक लेवल पर भी। तो पंचायती राज का जो एम होता है वो यही होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को डेवलप करना। रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज एंड दिस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास जो है मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। और कहाँ कहाँ पर जो है करंट टाइम पे पंचायती राज लागू है? इन ऑल इंडियन स्टेट्स, भारत के सभी राज्यों में, एक्सेप्ट ये 3 राज्य छोड़ दीजिए तो बाकी सभी राज्यों में लागू है। नागालैंड में नहीं लागू है, मेघालय में लागू नहीं है और मिजोरम में लागू नहीं है। ओके, तो सभी भारतीय राज्यों में लागू है एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। साथ ही साथ में ये सभी यूनियन टेरेटरीज में लागू है एक्सेप्ट दिल्ली। ओके, तो सभी यूनियन टेरेटरीज में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होता। दिल्ली या दिल्ली जो भी कहिए, दिल्ली में लागू नहीं होता है।
इसके अलावा कुछ और अदर एरियाज हैं जहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। सर्टेन अदर एरियाज में कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, लागू नहीं होता है, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया ऑफ इन द स्टेट, राज्य में जो भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड एरिया जो है जहाँ पर शेड्यूल मतलब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कौन से एरिया को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब, आदिवासियों को, जनजातियों को बचाने के लिए कुछ एरिया को सरकार शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया में घोषित कर देती है कि हाँ, जैसे मिजोरम वगैरह की बात की जाए, जहाँ पर मिजो, गारो, खासी, जयंतिया वगैरह जो ये पाई जाती हैं पहाड़ियाँ, वहाँ पर उन राज्यों में इनको जो है जैसे वो माना गया है कि मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो वैसे एरिया को गवर्नमेंट जो है शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया में डिक्लेयर कर देती है। ओके, तो वहाँ पर भी पंचायती राज लागू नहीं होता है। उसके बाद में हिली एरिया जो है मणिपुर का, जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी है, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी जो है ये लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इन जगहों पर जो है पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। तो हमने देखा पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू होता है। देखिए, पंचायती राज सभी भारतीय राज्यों में, ऑल द इंडियन स्टेट एक्सेप्ट 3 छोड़िए, केवल नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, 3 में लागू नहीं होता है। सभी यूनियन टेरेटरी में, ऑल द यूनियन टेरेटरी, सभी में लागू होता है। छोड़ दीजिए किसको, दिल्ली को छोड़ दीजिए, बाकी सभी यूनियन टेरेटरी में लागू होता है। इसके अलावा कुछ और एरिया हैं जहां पर लागू नहीं होता है। ओके, ध्यान देंगे, सभी राज्यों में लागू होता है, लेकिन नागालैंड में लागू नहीं होता, मेघालय में लागू नहीं होता और मिजोरम में लागू नहीं होता है। ओके, इन तीनों जगहों पर लागू नहीं होता है। उसी तरीके से सभी यूनियन टेरेटरी पर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब में लागू होगा, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लागू नहीं होता। 2-3 मैंने आपको बताया। एक तो वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ दार्जिलिंग गोरखा एक काउंसिल एग्जिस्ट करती है। उसी तरीके से मिजोरम में नहीं, मणिपुर में भी लागू नहीं होता है। मणिपुर में भी लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं लागू होता वेस्ट बंगाल के, क्योंकि वहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। और जितने भी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखे हैं, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। ओके, तो ये पंचायती राज के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा फ्रेंड जो है। तो देखिए, हमने देखा लोकल इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मेजर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फिर हमने बात की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसे PRI भी कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सेटअप के बारे में। तो हमारे देश में 3 टायर जो है स्ट्रक्चर लागू है पंचायती राज का। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, मतलब ग्रामीण स्तर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है पंचायती राज, और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जो एम है पंचायती राज का वो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन डिस्ट्रिक्ट, जोन्स एंड विलेज में डेवलप करना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का एम क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस डेवलप करना, सभी गरीबों को हेल्प करना, ऐसे करके 4 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछा जा सकता है। ओके, रूरल डेवलपमेंट जो है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य जो है रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है किसका, पंचायती राज का। और पंचायती राज जो है कहाँ कहाँ पर लागू है अभी मौके पर, तो सभी भारतीय राज्यों में एक्सेप्ट 3 राज्य, 3 राज्यों को छोड़ दीजिए। कौन कौन से, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर लागू नहीं है। बाकी सभी भारतीय राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर लागू है। यूनियन टेरेटरी की अगर बात करें तो सभी यूनियन टेरेटरी में लागू है एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी यूनियन टेरेटरी में लागू है। कुछ और एरिया हैं जहां पर नहीं लागू होता, ठीक है। कौन कौन से एरिया हैं, एक तो जितने भी गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र जो छोड़ रखे हैं स्टेट में, है ना, जिनको डेजिग्नेट कर रखा है कि हाँ ये जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर लागू नहीं होता है। मणिपुर के हिल एरियाज में लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी मौजूद है, वही इस काम को देखती है, पंचायती राज वाले काम को। और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जो ज़िला है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वो जो है वहाँ पर भी लागू नहीं होती क्योंकि वहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये बातें हो गई हमारी पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा। अब पंचायती राज कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे जो है पंचायती राज की तरफ हम पहुँचे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो मतलब हम एंशियंट टाइम तक जाएंगे, प्राचीन काल तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ से धीरे धीरे वापस लौटेंगे। पंचायती राज सिस्टम
पंचायती राज सिस्टम इज इन इंडिया इज नॉट प्योरली अ पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना। मतलब ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में ये शुरू हुआ है। इनफैक्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज हैज़ बीन द विलेज पंचायत फॉर सेंचुरीज। ठीक है, तो डोमिनेंट जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पहले से ही हमारे जो है ग्रामीण भारत में जो है पाए जाते थे, जिन्हें हम विलेज पंचायत के नाम से जानते हैं, और ये सदियों से रह रहे हैं। मतलब सदियों से ही पंचायतों का काम, मतलब ग्राम पंचायत का काम, मतलब जो है सिस्टम पहले से ही हमारे देश में मौजूद है और सदियों से मौजूद है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में पंचायत्स वर यूजुअली इलेक्टेड काउंसिल्स विथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। प्राचीन भारत में भी जो पंचायतें थी वो क्या करती थी, काउंसिल इलेक्ट किया करती थी। ठीक है, काउंसिल का इलेक्शन होता था, मतलब वहाँ पर भी इलेक्शन होता था, जिनको मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स होती थी, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब शासन चलाने की पावर होती थी, जुडिशियल पावर होती थी, मतलब जो है ये जुडिशियल जो आपका न्याय वगैरह अदालत की पावर होती थी इसके पास में। ठीक है, तो न्याय मतलब जो है मुकदमा वगैरह लड़ना, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर हुआ करते थे। फॉरेन डोमिनेशन, जो विदेशियों का हमारे देश में आक्रमण हुआ है ना, डोमिनेशन जो उन्होंने किया, स्पेशली मुगल्स का और ब्रिटिश साम्राज्य का, एंड द नेचुरल एंड फोर्स्ड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैज़ अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, तो विदेशियों को डोमिनेंस की वजह से, विदेशियों को डोमिनेंस खास करके जो है मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य का जो डोमिनेशन था हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर जो उन्होंने राज किया, और साथ ही साथ में नेचुरल और फोर्स जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज हुए हैं, मतलब सामाजिक तौर पर और इकोनॉमिकल या फिर जो है वित्तीय तौर पर जो भी चेंजेज हुए हैं, उन्होंने जो है विलेज पंचायत के इंपॉर्टेंस को बढ़ाया है। ओके, इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आज़ादी से पहले, हाउ एवर द पंचायत्स वर इंस्ट्रूमेंट फॉर डोमिनेंस ऑफ द अपर कास्ट ओवर द रेस्ट ऑफ द विलेज। ठीक है, तो आज़ादी से पहले जो है ये बता रहे हैं कि आज़ादी से पहले जबकि क्या था कि जो पंचायतें थी वो एक जो है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट का काम करती थी, एक हथियार का काम करती थी, ताकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपना डोमिनेंस दिखा सकें, अपना प्रभाव दिखा सकें बाकी के गांव वालों के ऊपर, व्हिच फर्दर्ड द डिवाइड, जिसकी वजह से मतलब लोगों के बीच में बंटवारा बढ़ा, खाई बढ़ी, एक तरीके से जातीय खाई बढ़ी, है ना, बेस्ड ऑन आइदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट हायरार्की, मतलब जिसकी वजह से लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी, चाहे वो उनका सामाजिक और जो है मतलब कोई अमीर है, कोई समाज में ज़्यादा इज्जतदार है ना, और जो ये जाति वाली जो हायरार्की थी कि मतलब जो है ब्राह्मण ऊपर आएंगे, फिर ऐसे करके जो ये भी कॉन्सेप्ट था, इन सब चीज़ों ने मतलब कहने का फर्दर जो है डिवाइडेशन बढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का पंचायतें थी, लेकिन क्या पर्पस था वहाँ पर, डोमिनेंस दिखाना। ओके, द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम हाउएवर गॉट अ फ्लिप आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम था उसका जो इवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था, वो बहुत तेज हो गया, उसको एक फ्लिप मिली, एक मौका मिला, कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये बात लिखी गई है, मतलब आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल डाला गया है सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पंचायती राज को मजबूत करने की बात हो रही थी, इसलिए आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एम्पावर देम विथ सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो मतलब राज्यों को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है, राज्य इंश्योर करें, ऐसे स्टेप्स लें ताकि जो विलेज पंचायतें हैं वो ऐसी विलेज पंचायतें बनाई जाएं, उनको ऐसी पावर और अथॉरिटी दी जाए ताकि वो अपने मतलब खुद से ही पैसा कमा सके, एक तरीके से कह लीजिए। देखिए, पंचायत को चलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं से जनरेट होगा तभी जा करके जो है कोई भी काम हो पाएगा, तो उनको ऐसी पावर और अथॉरिटी दी जाए जिससे कि वो क्या करें कि खुद जो है फंक्शन कर सकें, अपना काम चला सकें, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का रूप ले लें। कौन, जो विलेज की पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन पर। ऐसा हमारा आर्टिकल 40 कहता है कि राज्यों को इंश्योर करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आर्टिकल 40 की भी बात कर ली हमने। अब देखें, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज में हमने देखा कि कैसे कैसे पंचायती राज डेवलप होकर के आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि पंचायती राज जो सिस्टम है ये इंडिपेंडेंस के बाद शुरू होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पहले से ही एग्जिस्टेंस में था। ओके, और जो ग्रामीण पंचायतें थी
जो विलेज पंचायतें थी वो सदियों से जो है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर, डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ग्रामीण भारत में पहले से ही पाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन भारत में जो हमारा एंशियंट इंडिया था वहाँ पर जो पंचायतें थी उसमें इलेक्टेड काउंसिल होते थे, काउंसिल का चुनाव होता था, उनको एग्जीक्यूटिव पावर होती थी, उनको जुडिशियल पावर हुआ करती थी, मतलब शासनात्मक शासन करने की पावर होती थी और निर्णय लेने की, मतलब जो है मुकदमे वगैरह जो कहते हैं उसकी भी पावर इनके पास जुडिशियल पावर होती थी, कानूनी ताकतें भी होती थी। जो हमारे देश में फॉरेन डोमिनेशन हुआ, मुग़ल साम्राज्य जो आया या फिर ब्रिटिश साम्राज्य जो आया, उन्होंने क्या किया कि विलेज पंचायतों के इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया। इंडिपेंडेंस से पहले जो पंचायतें थी उनका जो है एक तरीके से दुरुपयोग किया जाता था, ये एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते थे, एक औजार या हथियार होते थे, ताकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपना डोमिनेंस कर सकें बाकी के गांव के लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों के बीच में खाई बढ़ी, जातियों के बीच में खाई बढ़ी हुई है। ठीक है, चाहे सोशल या इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से खाई बढ़ी या कास्ट की हायरार्की की वजह से कि किसको जो है उच्च वर्ग में माना जाएगा, किसको निम्न वर्ग में माना जाएगा, उसकी वजह से लोगों के बीच में खाई बढ़ी है। ओके, एवोल्यूशन जो पंचायती राज सिस्टम था इसका जो धीरे धीरे विकास हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी मिली कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ। जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 40 कहता है कि राज्यों को इंश्योर करना चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ताकि ग्राम पंचायतों को ऐसी ताकत और ऐसी अथॉरिटी मिल सके ताकि वो जो है अपने सेल्फ जो है यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस का काम कर सकें, खुद में ही अपने आप में प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें, चल सकें। ओके, उसके बाद में बढ़ते हैं कमेटी ऑन पंचायती राज पर। कमेटी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पर जो मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये है कमेटी। ध्यान करके जाइएगा, बिना कमेटियों के रूरल बैंकिंग जाने वाली नहीं है। 2 से 4 5 तक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है, कई बार फिल इन मतलब जो है MCQ फॉर्मेट में भी दिया सकता है, या फिर 4 ऑप्शन जैसा भी हो। ओके, लेकिन यह है कि पूछा जाता है। तो कमेटी ऑन पंचायती राज पर बात करें, देयर वर नंबर ऑफ कमिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल लेवल एंड आल्सो रिकमेंड स्टेप्स इन अचीविंग दिस गोल। तो बहुत सारी कमेटियां जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी ताकि वो स्टडी कर, जो कमेटियां हैं वो स्टडी कर सकें सेल्फ गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को ग्रामीण भारत में, और साथ ही साथ में इस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है उसके लिए स्टेप्स बता सकें। दो द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमेटीज आर डिस्कशन बिलो। ठीक है, नीचे जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए कई बार आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो क्या गड़बड़ है भाई, पता होना चाहिए ना कि गड़बड़ क्या है। भाई हमने इतने सारे स्टूडेंट जो है मतलब IITN और IIM वगैरह से पास आउट होते हैं, IISc से पास होते हैं, या जहाँ से भी पास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे साइंटिस्ट हम नहीं मान लीजिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो साइंटिस्ट हमें क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस जो है गवर्नमेंट के सामने जब आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी बनाती है। कमेटी में 4-5 बुद्धिजीवी अच्छे लोग जो प्रोफेसर या उस फील्ड के नॉलेजेबल 5-6 लोग होते हैं, उनको 1-2 साल का टाइम दिया जाता है। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कमेटी का महत्व क्या है, क्या होता है एक्चुअल में, कमेटी क्यों ज़रूरी है। ओके, इसी बारे में बात हो रही है। तो वो 4-5 लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनमें से कोई एक हेड होता है, उसी के नाम से वो कमेटी जानी जाती है। फिर वो कमेटी जो है अपना 1.5-2 साल पूरा समय ले करके फिर अच्छे से एक गहन स्टडी करके, डीप रिसर्च करके जो है डिटेल्स प्रोड्यूस करती है। अपनी रिकमेंडेशन 10 पेज 20 पेज 50 पेज जितने भी पेज की उसकी रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट को देती है कि सर ये चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका ये आया हुआ है सिस्टम, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया हुआ, ये भी किसी कमेटी की ही रिकमेंडेशन है। या पंचायती राज सिस्टम जो लागू हुआ, ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है। ओके, बिमल जलान कमेटी आई हुई है। RBI भी इसी तरीके से कमेटी अपॉइंटमेंट करती रहती है ना। जैसे पहले क्रिप्टो करेंसी देखिए, अभी मौजूदा समय पे क्रिप्टो करेंसी को पहले गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे अभी देखिए कि उन्होंने 30% जो है क्रिप्टो करेंसी पर जो है वो लगाया हुआ है,
टैक्स वसूलने की बात कही। तो ये क्यों? क्योंकि नई चीज़ है, गवर्नमेंट को आइडिया नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई ना कोई एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी जो कि क्रिप्टो करेंसी का पूरा एकदम डीप एनालिसिस करके फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। तब जा करके आने वाले भविष्य में ऐसा होगा कि हमारे पास भी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल होंगी। अगर वो रिकमेंड नहीं करेगी तो हो सकता है ना भी हो। ओके, तो इस तरीके से पूरा जो है फ्रेंड्स जो है कमेटी का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। ओके, ये बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे देश में बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई ना, मेरे ख्याल से 2+3+3 ऐसे कुछ करके कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी किसी न किसी अच्छी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही चेंज हुई होगी। कुछ बुद्धिजीवी लोगों की टीम रही होगी जिन्होंने रिसर्च करके बताया होगा कि हमारे देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। ओके, तो ये होता है फ्रेंड जो है कमेटी। वही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कमेटियां अपॉइंटमेंट की और उनसे कहा कि हमें बताओ कि ग्रामीण स्तर पर सेल्फ गवर्नेंस कैसे पैदा की जाए, सेल्फ गवर्नमेंट जो है बनाई जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने डिफरेंट कमेटी अपॉइंटमेंट की। उनमें से कुछ कमेटी, 4-5 कमेटी हमें पढ़नी है। पहली कमेटी आती है फ्रेंड जो है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। थोड़ा सा ईयर भी ध्यान रखते हुए चलिएगा, ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ईयर भी पूछा जा सकता है। ओके, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो हेड थे कमेटी के, उन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम में। इनका ही रिकमेंडेशन है। बलवंत राय मेहता ने कहा कि 3 टायर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि आपको रूरल गवर्नेंस जो है करवानी है, तो कैसे किया जाए। तो इन्होंने स्टडी की और फिर उन्होंने कहा कि सर ऐसा करिए, 3 टायर स्ट्रक्चर बनाइए। ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम पंचायत करिए, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति बनाइए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाइए। अब जो जिला अधिकारी है उसको जिला परिषद का हेड बना दीजिए, ये सारी चीज़ों को देखेगा। जो काम ग्राम पंचायत करेगी उसको सुपरवाइजरी का काम करेगी ये पंचायत समिति, और उसके भी ऊपर इंस्पेक्शन का काम करेगी जिला पंचायत, और इससे भी ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रहेगी जो इसके जिला पंचायत जिला परिषद के काम को देखेगी। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। द रिकमेंडेशन इट रिकमेंडेड 3 टायर। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता की सबसे जो खास बात थी, इन्होंने 3 टायर जो है 3 टायर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। 3 टायर कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर आती है, और फिर आता है जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समराइज किया है। देखिए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें डायरेक्टली चुना जाता है, और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो ये लोग सेलेक्ट होते हैं ना, ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होता है, पहले ग्राम पंचायत में इलेक्शन हुआ जिसकी वजह से लोग चुने गए, फिर वो लोग जो है आगे बढ़ करके और चुनते हैं किसको? इन लोगों को। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स जो है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत। ओके, तो डायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे मिलकर के बनती है ग्राम पंचायत, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बनती है पंचायत समिति और जिला परिषद। ओके, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना ही प्राइमरी उद्देश्य है पंचायती राज सिस्टम का। पंचायत समिति, देखिए इसके अगले लेक्चर में हम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के डिटेल में वर्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा केवल इंट्रोडक्शन टाइप का हो रहा है। पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि जो है शासनात्मक बॉडी होगी कौन? पंचायत समिति। एंड जिला परिषद विल एक्ट एज एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी। ओके, तो यानी कि ग्राम पंचायत सब कुछ करेगी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो कौन? पंचायत समिति क्या होगी? एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जिला परिषद क्या होगी? एडवाइजरी या सुपरवाइजरी, यानी जिला परिषद जो है सलाह देगी, सुपरवाइज करेगी काम को, काम नहीं करती एक हिसाब से, केवल सलाह देती है और देखती है कि सब सही हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम पंचायत समिति को मिला हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं उनको, विल बी मेड चेयरमैन, इनको चेयरमैन बनाया जाएगा जिला परिषद का। तो जिला परिषद का जो हेड होता है उसे चेयरमैन बोलते हैं, और उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो जिला परिषद का चेयरमैन होगा। ओके, इट इज़
इट आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोविजनिंग रिसोर्सेज सो एज टू हेल्प देम डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसने ये भी रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग की जाए, मतलब रिसोर्सेज को बांटा जाए इनके बीच में, किसके, विलेज यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच में रिसोर्सेज को आपस में बांट दिया जाए, ताकि कुछ पैसे इनको मिलते रहें और जिसकी सहायता से अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी को निभा सकेंगे। ओके, बिना पैसों के तो कोई काम चलना ही नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी फर्दर रिवाइटलाइज द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत इन द कंट्री। तो बलवंत राय मेहता ने क्या किया कि पंचायतों के महत्व को जो है बढ़ा दिया, रिवाइटलाइज किया, दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया कि नहीं, पंचायतें बहुत जरूरी हैं हमारे देश के लिए। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। जो रिपोर्ट थी उसने रिकमेंड किया कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, पूरे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं कौन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत 10 वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारी पावर जो है एक ही व्यक्ति के पास, सिर्फ केंद्र सरकार के पास सारी पावर ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, और अगर पावर जैसे बट गई तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके ब्रांच में, मैं मान लेता हूँ आपकी चीफ मैनेजर की ब्रांच है और उस चीफ मैनेजर के अंडर में मान लीजिए 3 सीनियर मैनेजर मौजूद हैं। अब अगर सोचिए कि छोटा से छोटा खर्चा है, 10 रुपये का मान लेता हूँ मैं, स्टेपलर की कांटी लानी है आपको, ठीक है, पिन लानी है, और उस 10 रुपये के खर्चे के लिए अगर चीफ मैनेजर की परमिशन लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रखा हुआ है। मतलब कि सारी पावर चीफ मैनेजर जो सर हैं उन्हीं के पास में मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा ना। अब चीफ मैनेजर सर को जो है 1 करोड़ या उससे ऊपर के लोन देखने चाहिए कि चल करके जो है A4 पेपर नहीं आया हुआ है या फिर जो है जनरेटर नहीं ऑन हो रहा, ये सब देखना होगा। तो ऐसे में बेहतर होगा कि ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं यहाँ पर, इनको इस तरीके की ड्यूटी डेलीगेट कर दी जाए, इनको ये ड्यूटियाँ असाइन कर दी जाएँ कि भाई देखो ऐसा है कि कभी ये 2000 रुपये तक के खर्चे होना तो तुम देख लिया करो, अगर 4000 रुपये तक के खर्चे हैं तो तुम देख लिया करो, 10,000 तक का तुम्हारा खर्चा कोई है तो तुम देख लिया करो। ये वाले सीनियर मैनेजर को बोल दिया। इससे ऊपर का खर्चा जाता है कि कहीं हाँ 15,000, 20,000, 50,000 खर्चा होना तो मुझे बताया करो। तो अगर ऐसा हो तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। तो उसी तरीके से केंद्र सरकार सारी पावर अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही नहीं रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ पावर ना रह जाए, बल्कि ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फर्दर जो है ये ब्लॉक लेवल पर चली जाए पावर, और ब्लॉक लेवल से ग्राम पंचायत लेवल पर चली जाए। कहने मतलब जैसे ग्राम पंचायत में कोई जो है तालाब है, ठीक है, उस तालाब में मछली पालनी है, मान लीजिए फिश जो है आपको मत्स्य पालन करना है, तो उस केस में अब क्या हम केंद्र सरकार से परमिशन लेंगे कि सर जो है ये जो हमारे गांव में तालाब है इसमें हम मछली पाल लें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। ये सब चीज़ें ग्राम स्तर की हैं, ग्राम स्तर पर ही निपट जानी चाहिए। तो बेहतर है कि हम यहीं पर ही इस काम को निपटा दें। मेरी बात समझिए आप, क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का, है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायत का जो ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी कि पावर एक जगह न रहे बल्कि जो है सबके पास चली जाए थ्रू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ गया, है ना, क्योंकि अगर इस तालाब को किसको दिया जाना है उसका डिसीजन अगर गांव वाले कर रहे हैं या गांव का मुखिया कर रहा है या गांव का प्रधान कर रहा है तो उनका लोकल वालों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ वेल प्लान्ड प्रोग्राम। तो पंचायत का जो उद्देश्य था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था, और इससे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू हो गया, लोकल लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। इवन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मतलब जो है पंचायत सिस्टम को डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं, पंचायत सिस्टम अच्छा है। उन्होंने कहा था द डॉट अथॉरिटी एंड पावर मस्ट बी गिवन टू द पीपल इन द विलेज। मतलब फॉलोइंग कई सारी प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सी ताकतें उन्होंने बताया होगा, वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। मेन काम की बात यह है कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी और पावर जो है दे दी जानी चाहिए
पीपल इन द विलेज, जो गांव में रहते हैं लोग, उनको इतनी अथॉरिटी और पावर दे दी जानी चाहिए। एंड लेट्स गिव पावर टू पंचायत, आइए पंचायतों को ताकत प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो यानी कि पंचायतों पर इतना ज़्यादा जो है वो था कि उस समय के प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा था कि भाई जो है गांव वाले जो लोग हैं उनको जो है अथॉरिटी और पावर दो। जैसे मान लीजिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, कि किसी की डेथ हो गई और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। अब सोचिए अगर आपके गांव में ही अगर ये काम हो जाए, आपको कहीं ना जाना पड़े, तो कितना बेहतर होगा। क्योंकि भाई गांव में वहाँ पर प्रधान होगा, मुखिया होगा, कोई ना कोई होगा। अगर उसको इतनी अथॉरिटी दे दी जाए कि हाँ इनकी डेथ हुई है और उन्हें ये बात कन्फर्म करके अगर ये डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दें तो व्यक्ति के लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो ये ढेर सारी रिकमेंडेशन हमने यहाँ पर पढ़ी फ्रेंड, जो है बलवंत राय मेहता कमेटी की। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी? 1957। ये पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। इसने 3 टायर स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन की थी पंचायती राज सिस्टम के लिए। 3 टायर जो थे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति, उससे ऊपर जिला परिषद की रिकमेंडेशन की थी। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम स्तर पर होती है, गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर। जो पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है। जो जिला परिषद होती है वो जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव डायरेक्टली किया जाता है, लोग वोट डालते हैं। और जो ग्राम समिति और जिला परिषद के लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव डायरेक्टली नहीं होता, इनको ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं। ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे पंचायत समिति और जिला परिषद बनता है। प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है मुख्य उद्देश्य होता है किसका? पंचायती राज सिस्टम का। पंचायत समिति जो होती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ध्यान देंगे, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। जिला परिषद एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी होती है। जो जिला परिषद होती है उसका चेयरमैन कौन होता है? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों एक ही बात है। इट also request for provisioning resources so as to help them discharge their duties and responsibility। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि प्रोविजनिंग ऐसी की जानी चाहिए रिसोर्सेज की, मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से बांटिए ताकि इनके पास फंड आए हर एक के पास, और ये जो है अपनी ड्यूटी को निभा सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये निभा सकें। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने पंचायत के डेवलपमेंट, है ना, पंचायत के डेवलपमेंट के कार्य को पुनर्जीवित कर दिया था। रिपोर्ट ने रिकमेंड की थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में पूरे देश में। ओके, पंचायत का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायत का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था। पावर को डिसेंट्रलाइज करने का उद्देश्य था यहाँ पर, ताकि लोग, जो लोकल के लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, इवन उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि पंचायतें ज़रूरी हैं, इसलिए आइए जो है जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अथॉरिटी या पावर दे दी जाए। जो कि गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको पावर दे देते हैं ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सकें। लेट्स गिव पावर टू पंचायत, पंचायतों को पावर दे दी जाए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए। 1957, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 10 ईयर ऐड अगर हम करें तो 1957 में ये कमेटी आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कमेटी उठाएंगे, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1985 में आई थी, 1985। ठीक है, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाई 2 टायर सिस्टम। अशोक मेहता कमेटी कहती है कि जो 3 टायर स्ट्रक्चर आप बता रहे हो इसको हटा दो, इसकी जगह पर सिर्फ 2 टायर सिस्टम लगा दीजिए। जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000। तो इन्होंने कहा, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, 1947 से 10 ईयर बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई। उसने 3 टायर स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन की। जिला परिषद कहा उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर उसने जो है पंचायत समिति की रिकमेंडेशन की, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की रिकमेंडेशन की। इन्होंने कहा कि ये 3 टायर स्ट्रक्चर मज़ेदार नहीं है, ऐसा करो इसको 2 टायर में बदल दो। 2 टायर स्ट्रक्चर में एक तो जिला परिषद तो रहने दो, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कई सारे गाँवों को मिला करके मंडल पंचायत केवल बना लो बस।
ग्राम स्तर पर कुछ ज़रूरत ज़्यादा करने की है नहीं। मंडल पंचायत, तो इन्होंने 2 टायर स्ट्रक्चर कहा, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके नीचे क्या है, मंडल पंचायत, जिसमें कि जो है ग्रुप ऑफ विलेजेज होंगे, कई सारे गाँव के ग्रुप, कई सारे गांव का एक ग्रुप होगा। पॉपुलेशन ध्यान रखने की ज़रूरत इतनी है सच है नहीं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ विलेज होता है वहाँ, मतलब एक साथ में 10 गांव 15 गांव को मिला करके एक मंडल पंचायत बना दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ के 10 गांव उठाए, यहाँ मंडल पंचायत बना दी, यहाँ 10 गांव उठाए मंडल पंचायत बना दी, यहाँ के 10 गाँव उठाए मंडल पंचायत बना दी। ऐसे करके मंडल पंचायत पूरे जिला परिषद से नीचे बना दीजिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर या 2 टायर स्ट्रक्चर की बात की इन्होंने, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मंडल पंचायत जिसमें कई सारे गांव शामिल हों। तो वही बात फिर से एक बार लिखी गई है, 3 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस विद 2 टायर सिस्टम। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होगा, और मंडल पंचायत जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेज होगा, ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला परिषद एज द फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर स्टेट लेवल, ठीक है। तो राज्य जो है जिला परिषद की यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुपरवाइजरी करेगा, और जिला परिषद उससे नीचे जो है सुपरवाइजरी करेगा, ठीक है। तो स्टेट सुपरवाइजरी करेगा किसकी, जिला परिषद की। जिला परिषद जो है ये जो क्या बोला था इन्होंने, मंडल पंचायत की सुपरवाइजरी करेगा। जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब यहाँ पर जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, सुपरवाइजरी बॉडी नहीं रह गई। अगर आपको याद हो, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, वहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है कौन थी, पंचायत समिति थी, ओके। एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और ये रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग के लिए जिले स्तर पर। जिले स्तर पर जो भी प्लानिंग का काम होगा, और जिला परिषद देखेगी। द इंस्टीट्यूशंस, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत टू हैव कंपल्सरी टैक्सेशन पावर टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, टैक्सेशन की बात की, इन्होंने कहा कि जो है जो इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं 2 टायर में, जिला परिषद हो चाहे मंडल पंचायत हो, इनके पास कंपलसरी तौर पर टैक्सेशन पावर होनी चाहिए। मतलब टैक्स वसूलने की पावर कंपलसरी तौर पर दी जानी चाहिए, ताकि ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकें, उनका सही से उपयोग कर सकें। जितनी भी कमेटियां बनेंगी इनमें ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे अगली कमेटी आती है ना, वो ये कंपलसरी कर दी जाती है कि नहीं, सरकार इसको पैसा दे, केवल जो है इंस्टीट्यूशन बना देने से बात नहीं बनेगी, पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसी के तहत जो है ये A.K. मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि कंपलसरी टैक्सेशन पावर दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई अशोक मेहता कमेटी हमारी। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी, 1985 में। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, 1957 में। 1957 हुआ, फिर 1985 में अशोक मेहता कमेटी आई, ठीक है। वो बलवंत राय मेहता थे और ये अशोक मेहता हैं। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम की, 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की, और अशोक मेहता ने 2 टायर स्ट्रक्चर की बात की। इन्होंने कहा कि जिला परिषद बना दीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला स्तर पर, और उसके नीचे रखिए मंडल पंचायत, और मंडल पंचायत में कई सारे गांव एक साथ मिला दीजिए, ग्रुप ऑफ गांव एक साथ लीजिए, और ताकि एक साथ 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन एक साथ आ जाए। एक मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 लोग होने चाहिए। तो 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस किया गया 2 टायर सिस्टम से। जिला परिषद हुई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, मंडल पंचायत जिसमें कई सारे गाँवों का ग्रुप था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगी, ये फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन होगा। स्टेट लेवल का तो स्टेट लेवल होगा, स्टेट लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगी, और जिला परिषद सुपरवाइज करेगी किसको, इसको मंडल पंचायत को, ठीक है। जिला परिषद जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी, जिला परिषद। मतलब जो भी शासनात्मक जो है वो कार्रवाई करनी है, वो एक तरीके से यही करेगी जिला परिषद। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसी का काम होगा कि प्लानिंग का काम देखे किस पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे जिला परिषद हो चाहे मंडल पंचायत हो, इनको कंपलसरली जो है टैक्सेशन पावर दी जानी चाहिए, ताकि ये टैक्स वसूल सकें, ताकि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 1985 में ही जो है GVK राव कमेटी आई। इसने क्या बताया, फ्रेंड्स एक गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करते हैं, वरना 1 नंबर आपके जा सकते हैं। ये ना मिस्टेक हो चुकी है, ये 77 है फ्रेंड्स, ओके। 1977 में 1977 में आई थी अशोक मेहता कमेटी। तो 1957, फिर 1977, और फिर 19 जो है 85 में आई थी, लेकिन वो
वो राव कमेटी आई थी। ओके, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है मेरे से। अशोक मेहता कमेटी 1977 में अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी, ना कि 1985 में आई थी। 1985 में आई थी लेकिन GV.K. राव कमेटी आई थी। तो अभी तक की अगर मैं कमेटी की बात करूं तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इसको हमने कैसे याद किया था, 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ था, उससे 10 ईयर ऐड करके 1957 पहुँचे थे। फिर 20 ईयर और बीते तो आई 1977 में अशोक मेहता कमेटी। कौन आती? अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी में अगर हम थोड़ा सा टाइम और ऐड कर दें, 77 और 85 में कितने का डिफरेंस है फ्रेंड? 8 ईयर्स का मेरे ख्याल से, है ना। 8 ईयर्स अगर आप और ऐड करते हैं तो ये आ जाते हैं 1985 में GV.K. राव कमेटी। ठीक है, तो ऐसे ये कमेटियाँ चल रही हैं अभी तक। तो हमने बलवंत राय मेहता पढ़ ली, उसके बाद 1977 में आई हुई 1977 में आई हुई अशोक मेहता कमेटी पढ़ ली, और अब हम 1985 में आई हुई GV.K. राव कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो GV.K. राव कमेटी क्या कहती है? ये बोलते हैं कि जिला परिषद टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने आपको समझाया कि सारी पावर एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों में बट जानी चाहिए, तो दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो जिला परिषद सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी होगी किसमें? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पंचायती राज में। जिला परिषद टू बी द प्रिंसिपल बॉडी टू मैनेज द डेवलपमेंट प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला परिषद जो होगी वो प्रिंसिपल बॉडी होगी, मुख्य बॉडी होगी डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जिले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू बी असाइंड विथ स्पेसिफिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोअर लेवल पर जो भी पंचायती राज सिस्टम के लोग हैं या जो सिस्टम है उनको असाइन किए जाएंगे स्पेसिफिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि बाकायदा बंटवारे की बात की कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी है वो क्या जिम्मेदारी निभाएगी, उससे नीचे वाली और उससे नीचे वाली या जो भी हैं, इनको क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या काम सौंपे जाएंगे, एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए। ये बात की रिकमेंडेशन इन्होंने की। इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाए। इन्होंने अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह थे उन्हीं को ही यूज कर लिया था। इन्होंने GV.K. राव कमेटी आगे बढ़ती है और ये बोलती है कि जो है उसको मत परेशान करो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास काम की कमी नहीं है, ऐसा करो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट ही क्रिएट कर दो जिसका काम ही डेवलपमेंट का काम देखना हो। ओके, एंड ही विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, और उसे CEO बना दो। तो एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जिसके जो कि जिला परिषद के CEO का काम करते हैं। ओके, तो एक नया पद ही क्रिएट कर दिया जाता है, एक नया पोस्ट बनाई जाती है। इलेक्शंस टू द लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम शुड बी हेल्ड रेगुलरली। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शंस होते हैं, जिस भी लेवल पर अगर इलेक्शन है तो उसे रेगुलरली होना चाहिए, उसमें कोई कोताही कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हमें फॉलो करना है रूल्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर अगली कमेटी आती है 1986 में, LM सिंघवी कमेटी आती है 1986 में, LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर GV.K. राव में बहुत ज़्यादा था नहीं फ्रेंड, तो छोटी सी बात थी। तो GV.K. राव कमेटी कब आई थी? 1985 में। तो सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। फिर आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 में। फिर आती है GV.K. राव कमेटी, या इसे हम राव ही कह दें, राव कमेटी आती है, और ये आती है 1985 में। उसके बाद एक और साल बीतता है 1986 में, फिर से एक कमेटी और आती है जो कि है LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो ये 4 कमेटी का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की थी, इन्होंने इसे 2 टायर में बदला था। यहाँ टायर वगैरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया चुनाव बराबर करवाते रहो, है ना, और
साथ ही साथ में इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी GV.K. राव ने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। ओके, तो जिला परिषद की अगर हम बात करें, यहाँ पर GV.K. राव कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जिला परिषद को मेन जो है मतलब इंपॉर्टेंट बॉडी बना दिया जाएगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम में। जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम थी वही पंचायती राज ही था। ओके, जिला परिषद जो है प्रिंसिपल बॉडी हो जाएगी, मुख्य बॉडी हो जाएगी डेवलपमेंटल प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, ठीक है, वहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम के जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी है या फिर लोअर लेवल की जो कमेटी है या लोग हैं, उनको स्पेसिफिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम असाइन किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक नई पोस्ट क्रिएट कीजिए जिसका नाम रखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और ये जो है जिला परिषद का CEO होगा। ये क्या होगा, इसको CEO बना दीजिए जिला परिषद का, और यही सारे काम को देखें। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है पंचायती राज सिस्टम पे जिस भी लेवल पर अगर जो है इलेक्शन होने हैं तो वो रेगुलरली होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी किसकी, GV.K. राव कमेटी की। फिर एक साल और बीता, 1986 आता है, और यहाँ पर आ जाती है आपकी LM सिंघवी कमेटी। तो 1957, फिर 1977, फिर 1985 और 1986। ओके, तो 1957 में आती है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर आती है अशोक मेहता कमेटी, यहाँ पर GV.K. राव कमेटी। ओके, उसके बाद में 86 में आती है LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन हम देखेंगे, चौथी कमेटी है हमारी। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द पंचायती राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड। अब ये और आगे गए, इनकी रिकमेंडेशन थोड़ा और हायर लेवल की होगी। भैया ऐसा है कि संवैधानिक रिकग्निशन दीजिए, संविधान में ये बात मानिए कि हाँ पंचायती राज सिस्टम होता है, ग्राम पंचायतें होती हैं, इनकी कोई वैल्यू है। ऐसे जो है सब हल्के में ले रहे हैं, तो हल्के में लेना बंद हो जाए ताकि। ओके, तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक तौर पर रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। इट आल्सो रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिकग्नाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पंचायती राज सिस्टम। इसने ये भी कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए पंचायती राज सिस्टम में, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रोविजन कीजिए। सिर्फ जो है पंचायती राज सिस्टम को पहचान मत दीजिए संविधान में, बल्कि उसके फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकें, बिना किसी घोटाले के जो है इलेक्शन हो सकें, स्वतंत्र तौर पर इलेक्शन हो सकें, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंतजाम किया जाए। द कमेटी रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेजेस टू मेक ग्राम पंचायत्स मोर वायबल। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि जो गांव हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ताकि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ज़्यादा वायबल किया सके, ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके। कहने मतलब एक तरीके से इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि सिर्फ एक गांव को जो है ग्राम पंचायत मत मानिए, 2-3 गांव 4 गांव एक साथ लीजिए और उनको मिला करके जो है ग्राम पंचायत बना लीजिए, रीऑर्गेनाइज करिए, ताकि जो है ग्राम पंचायतों का कुछ काम निकल सके। जैसे एक गांव के पास सारी सुविधाएं हों ऐसा नहीं हो सकता है, 3-4 गांव मिल करके थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, थोड़ा टैक्स वसूला जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि गाँवों को जो है थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतें ज़्यादा अच्छे तौर पर बन सके, काम कर सकें। इट रिकमेंडेड दैट विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंस फ्रॉम फॉर देयर एक्टिविटीज़। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि और फाइनेंस की ज़रूरत है, और भी फाइनेंस मिल दीजिए, और पैसा दीजिए इनको, ताकि अपनी एक्टिविटी को ये परफॉर्म कर सकें। मैंने बताया था कि फाइनेंस की बात होती ही रहेगी। तो ये और आगे गए, LM सिंघवी कमेटी ने कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दीजिए, पंचायती राज को संविधान में शामिल कीजिए। साथ ही साथ में इलेक्शन की बात भी, पंचायती राज में इलेक्शन होना चाहिए फेयर और फ्री स्टाइल में, उसका भी जो है प्रोविज़न संविधान में किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो है गांव जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके ग्राम पंचायत जो है बनाई जाए, सिर्फ एक ही गांव को ग्राम पंचायत ना बना दिया जाए। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें, उसके लिए और ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स to be set up in each state to adjudicate matters relating to the election to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर मैटर रिलेटिंग टू देयर फंक्शनिंग। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए, यानी कि अदालतें बनाई जानी चाहिए जो कि पंचायती राज के इलेक्शन से रिलेटेड या कोई और मामला है उसके मामले को देखने के लिए रहनी चाहिए, उनको सॉल्व करने के लिए होनी
चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज को मतलब एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की पूरा प्रयास किया था इन्होंने। किसने? एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में आई थी। तो हमने देखिए 4 कमेटी की बात कर ली। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, G.V.K. राव कमेटी 1985 और एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986। ओके, तो ये चारों कमेटी की हमने डिस्कशन कर लिया है, ईयर याद रखेंगे। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी की क्या खासियत थी? इन्होंने कहा, रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम को संविधान में पहचान दी जाने की ज़रूरत है, संविधान में शामिल किए जाने की ज़रूरत है, संवैधानिक पहचान की आवश्यकता है। साथ ही साथ में संविधान में इस बात के प्रोविज़न किए जाएं कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। ओके, उसके बाद में कमेटी ने यह भी कहा कि जो गांव हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि एक अच्छी ग्राम पंचायत बने, सिर्फ एक गांव को ग्राम पंचायत नहीं माना जाए। ठीक है, उसके बाद में इसने रिकमेंड किया कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको और फाइनेंस दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि अदालतें बनाई जानी चाहिए, जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए ताकि वो केवल पंचायती राज से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड मैटर हो या कोई और मैटर हो, उनको वो देख सकें। मतलब पंचायती राज की फंक्शनिंग से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो उसको ये जुडिशियल ट्राइब्यूनल देखेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। तो यहीं पर ही एल.एम. सिंघवी कमेटी हमारी ख़त्म होती है। थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और उसके बाद में ये हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होगा। ऑल दीज थिंग्स फर्दर द आर्गूमेंट दैट पंचायत कैन बी वेरी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन सभी बातों से ये पता चला कि जो पंचायतें होती हैं बहुत प्रभावी हो सकती हैं पहचान करने में और समाधान करने में। लोकल की प्रॉब्लम, जो एक लोकल स्तर की जो प्रॉब्लम है उसको पहचान करने में और सॉल्व करने में पंचायतें बहुत मदद कर सकती हैं। इन्वॉल्व द पीपल इन विलेज इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, पंचायतें लोगों को, जो गाँव के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करेंगी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में। कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगी बिटवीन डिफरेंट लेवल एट विच पॉलिटिक्स ऑपरेट, डिफरेंट लेवल पर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगी, यानी कि ग्राम पंचायत के लोग जो है ब्लॉक स्तर से कम्युनिकेट करेंगे, ब्लॉक स्तर वाले लोग जो है जिला स्तर पर, जिला स्तर वाले राज्य स्तर पर, राज्य वाले केंद्र स्तर पर। इस तरीके का डेवलपमेंट जो है होगा। डेवलप लीडरशिप स्किल भी डेवलप होगी। इन शॉर्ट हेल्प द बेसिक डेवलपमेंट इन स्टेट्स विदाउट मेकिंग टू मच स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हुए राज्यों में डेवलपमेंट जो है किया जा सकता है अगर जो है हम पंचायतों पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये जनरल सी बात है, नोटिस करिए, इग्नोर करिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश वर फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम इन 1959। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है पंचायती राज सिस्टम को 1959 में अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। बाकी राज्यों ने धीरे धीरे इसको फॉलो किया है। दो देयर आर वेरिएशंस एमंग स्टेट्स, देयर आर सम फीचर दैट आर कॉमन, मतलब राज्यों में वेरिएशन है। पंचायती राज सिस्टम में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम चला हुआ है, फिर भी कुछ कॉमन फीचर्स जरूर मौजूद हैं। जैसे इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, ज़्यादातर राज्यों में, फॉर एग्जांपल अ 3 टायर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज। ठीक है, तो ज़्यादातर राज्यों में जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी 3 टायर स्ट्रक्चर की, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 है ना। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी 3 टायर स्ट्रक्चर की, वो ज़्यादातर राज्यों में लागू हुई। और इसमें जो 3 टायर स्ट्रक्चर है उसमें ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ड्यू टू सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल लीडर्स, द पार्लियामेंट पास्ड 2 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सभी लोगों के एफर्ट से, राजनेताओं वगैरह के एफर्ट से जो है पार्लियामेंट ने 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए, मतलब कि जो है संविधान में संशोधन किया गया। एक 73वां संशोधन और एक 74वां संशोधन। ध्यान रखेंगे 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से संबंधित है। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, आर्टिकल नहीं है,
मेरी बात सुनिए, ये आर्टिकल नहीं है, 73वां संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 73 या आर्टिकल 74 की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में अगर गलती से पूछ लिया तो आप तुरंत ही दिमाग लड़ाओगे, मुझे पता है इस बात की गलती करोगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दिलवा रहा हूँ कि 73वां संशोधन किया गया किसके लिए, पंचायत के लिए। और जो 74वां संशोधन या 74th अमेंडमेंट हुआ था वो किसके लिए हुआ था, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, संविधान संशोधन किए। एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर रूरल लोकल बॉडीज़ जिन्हें पंचायत कहते हैं, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए था, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ है ना, आप बोलते हैं जो मेयर वगैरह चुने जाते हैं, मेकिंग देम इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इन जो ये आपका अमेंडमेंट आया इसकी वजह से ये जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बन गए। ओके, यही तो हम चाहते थे पंचायती राज के थ्रू। इट वाज रिकमेंडेड दैट विद इन अ ईयर ऑल स्टेट पास्ड देयर ओन एक्ट इन कन्फर्मिटी टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये रिकमेंड किया गया था कि एक साल के अंदर में सभी राज्यों को अपने राज्य में एक्ट पास कर लेना होगा, ऐसा एक्ट पास करिए जो भी रिकमेंडेशन की गई है 73rd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी कन्फर्मिटी में, उससे मिलता जुलता ही आप अपना खुद का जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा लेक्चर लगभग ख़त्म। तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो स्टेट हैं जिन्होंने सबसे पहले 1959 में पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, बाकी राज्यों ने धीरे धीरे इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, अलग अलग राज्यों में पंचायती राज सिस्टम में वेरिएशन है, लेकिन कुछ कॉमन फीचर हैं, जैसे ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें 3 टायर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जिला परिषद होती है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट किए गए, एक तो 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन कहेंगे, ये किसके लिए किया गया था 73rd अमेंडमेंट, ये किया गया था रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, ये कौन सी पंचायतें। ठीक है, और उसके बाद 74th जो है अमेंडमेंट किया गया, ये किसके लिए किया गया, अर्बन शहरी इलाकों में जो लोग शहरी लोकल बॉडीज़ थी उनके लिए, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ के लिए। ओके, तो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए भी 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है, खास करके पंचायतों से रिलेटेड है। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये भी जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, और विशेष तौर पर म्यूनसिपालिटी अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। ओके, तो एक्ट में ये कहा गया, जब ये अमेंडमेंट किया गया तो उसमें ये बोला गया था कि 1 साल के अंदर अंदर सभी राज्यों को अपना खुद का एक्ट पास कर लेना होगा जो कि इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, होप है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो, रूरल बैंकिंग की क्लासेस में अभी मौके पर ले रहा हूँ आपकी, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट वगैरह करके ज़रूर बताएं कि कैसी क्लासेस कैसी चल रही हैं, कि आपकी एक्सपेक्टेशन में मैच कर पा रहा हूँ या नहीं मैच कर पा रहा हूँ। जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ आप बता सकते हैं, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, उसके बाद में सक्सेस की बात करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो कोर्स देखा और मैं पास नहीं हुआ, जबकि सभी पास हो रहे हैं, तो मुझ में कहाँ कमी रह गई। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, एक ही चीज़ है जो आपको हरा देती है, अभी तक का मेरा अनुभव है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको जीतने नहीं देती है, एंड दैट इज़ रिवीजन। सिर्फ एक चीज़, रिवीजन। जब भी मैं आपको वीडियो कोर्स पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको मल्टीपल टाइम्स आपको बोलता हूँ, इसीलिए ताकि आप रिवाइज कर सको। कोशिश मेरी रहती कि एक बार पढ़ाऊँ और एक बार रिवाइज तो मैं इमीडिएट करवाता हूँ, लेकिन आप खुद भी इसको रिवीजन अगर नहीं करेंगे, होता क्या है ना कि जैसे अभी तो ये एक लेक्चर पढ़ा, इस समय तो सब कुछ ध्यान है, लेकिन जब सोचिए कि आपको 50-60 लेक्चर एक साथ पढ़ना हो और सारा कुछ ध्यान रखना हो, तो उस समय फिर दिमाग जो है जवाब दे जाता है। तो बेहतर यही होता है कि हम जितनी ज़्यादा बार पढ़ें। जैसे मैंने 73rd अमेंडमेंट की बात की, ठीक है, अब वहाँ पर आप एग्जाम में पहुँचे कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। आर्टिकल 73, आर्टिकल 240, आर्टिकल 72, आर्टिकल 71। अब ना क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब देखिए, रिवीजन नहीं हुआ होगा तो आर्टिकल 73 तो लग रहा है ना कि सर ने बताया था यार जो है 73वां संशोधन, आर्टिकल 73, हाँ 73 करेक्ट है,
नहीं फ्रेंड्स, करेक्ट नहीं है। ये आर्टिकल 73 की बात कर रहे हैं और मैंने आपको सॉरी है ना, आपको 73rd अमेंडमेंट पढ़ाया हुआ है। ओके, 73वां संशोधन पढ़ाया है, ना कि अनुच्छेद 73 पढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट होती हैं जो कि आपको नुकसान करती हैं, और IIBF इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो बेहतर होगा कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सो मच।